आज का हमारा अध्याय है बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता है तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने को कि इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। ये क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। चित्र 9.1 हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। यहाँ पर चित्र 9.1 वस्तुओं को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। ए धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करते हुए दिखाया गया है। बी में दराज को खींचा जा रहा है। यहाँ सी में हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हुए दिखाया गया है। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। चित्र 9.2 ए बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है, ये दिखाया गया है। बी में बल लगाने पर गोलाकार गेंद वो अंडाकार हो जाती है, ये दिखाया गया है। नौ पॉइंट एक संतुलित और असंतुलित बल।
चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। चित्र 9.3 लकड़ी के एक पिंड पर लगने वाले दो बलों को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। चित्र 9.4 ए यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। चित्र 9.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी, यहाँ पर बक्से को दिखाया गया है चित्र 9.4 में, ये खिसकाते हुए नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। चित्र 9.4 सी यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग में गतिमान रहेगी। 9.2 गति का प्रथम नियम।
वस्तुओं की गति आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। चित्र 9.4 ए। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। चित्र 9.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतने ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूरी तक कि वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगाकर चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति यहाँ पर चित्र 9.5 ए में किसी कांच की गोली का अनंत तल पर नीचे की ओर लुढ़कना, बी गोली के ऊपर की ओर गति करना, सी कांच की गोली की द्विआनत तल पर गति करते हुए ये दिखाए गए हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला वेलिसेंटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डिमोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्राकृतिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे
सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन दी सनस्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस कारण व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ अथवा लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति में आ जाने से हमारे पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक की अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 9.1
चित्र 9.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। चित्र 9.6 किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आते हैं, ये दिखाया गया है। क्रियाकलाप 9.2 कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। अब चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। चित्र 9.7 अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है, ये यहाँ दिखाया गया है। क्रियाकलाप 9.3 पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। 9.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह किसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेलागाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेलागाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। प्रश्न पहला, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? ए
एक रबड़ की गेंद एवं उसके आकार का पत्थर। बी, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। सी, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का। दूसरा, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। उसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तीसरा, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? चौथा, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? 9.4 गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो वे अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। p बराबर mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। उसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस बल पर लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है।
गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। 9.4.1 गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p बराबर mu, p2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन समानुपाती P2 माइनस P1 mv माइनस mu m कॉमन लिया P माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती m P माइनस u बटा t या लगाया गया बल F समानुपाती m गुणा P माइनस u बटा t। F बराबर km इंटू V माइनस u बटा t बराबर kma। यहाँ a बराबर v माइनस u बटा t वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। k एक अनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्रमशः kg और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात 1 इकाई बल बराबर 1 ग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। समीकरण 9.3 से F बराबर ma। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन या आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे न्यूटन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर धकेलते या खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशल या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। चित्र 9.8 क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हुए यहाँ पर ये दिखाया गया है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 9.4 से F बराबर ma।
या F बराबर एम वी माइनस यू बटा टी, एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। अर्थात जब F बराबर 0 तो किसी भी समय t पर v बराबर u। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। उदाहरण 9.1, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस पर बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। हमें ज्ञात है u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 2 सेकंड और m बराबर 5 kg। समीकरण 9.5 से F बराबर m v माइनस यू बटा टी मान रखने पर F बराबर 5 kg, 7 मीटर प्रति सेकंड माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड बटे 2 सेकंड बराबर 10 न्यूटन। अब अगर 5 सेकंड t बराबर 5 सेकंड तब बल लगाया जाता है तो समीकरण 9.5 को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v बराबर u प्लस एफ टी बटे एम, यू एफ एम और t का मान रखने पर अंतिम वेग v बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण 9.2, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। समीकरण 9.4 में F बराबर एम ए, यहाँ M1 बराबर 2 kg, A1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा M2 बराबर 4 kg, A2 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार F1 बराबर M1, A1 बराबर 2 kg इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 10 न्यूटन, F2 बराबर M2, A2 बराबर 4 kg गुणा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 8 न्यूटन। यहाँ पर F1 बड़ा है F2 से, अतः 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। उदाहरण 9.3, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 100 kg है। कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 गुणा 1000 मीटर, 60 गुणा 60 सेकंड बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड तथा कार का अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। कार का कुल द्रव्यमान बराबर 1000 किलोग्राम तथा कार को रोकने में लगा समय t 4 सेकंड तथा समीकरण 9.5 से ब्रेक लगाए जाने पर बल F का परिमाण एम वी माइनस यू टी है। मान रखने पर F बराबर 1000 kg गुणा 0 माइनस 30 मीटर प्रति सेकंड बटे 4 सेकंड बराबर माइनस 7500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या माइनस 7500 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। उदाहरण 9.4, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है।
अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। हल समीकरण 9.4 से m1 बराबर F बटा A1 तथा m2 बराबर F बटा A2। A1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, A2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा F बराबर 5 न्यूटन। इस प्रकार m1 बराबर 5 न्यूटन प्रति 10 मीटर सेकंड स्क्वायर बराबर 0.50 kg तथा m2 बराबर 5 न्यूटन प्रति 20 मीटर सेकंड स्क्वायर बराबर 0.25 kg। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाता है तो पूरा द्रव्यमान m बराबर 0.50 kg प्लस 0.25 kg बराबर 0.75 kg। अब पूरे द्रव्यमान मीटर पर 5 न्यूटन बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण A बराबर F बटा M बराबर 5 न्यूटन बटे 0.75 kg या 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उदाहरण 9.5 एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। यहाँ पर चित्र 9.9 में इधर वेग को दर्शाया गया है, इधर समय को, और ये इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है वेग समय में। गेंद का प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है। त्वरण A बराबर V माइनस U बटा T बराबर मान रखेंगे तो 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड माइनस 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटे 10 सेकंड बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या -0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गेंद पर लगने वाला घर्षण बल होगा F बराबर m ए 20 बटे 100 kg गुणा 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान आएगा -0.0004 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। 9.5 गति का तृतीय नियम। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यह दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में दर्शाया गया है। तुला B का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B द्वारा
तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया गया बल क्रिया है, जबकि तुला बी द्वारा ए पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चित्र 9.10 क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं, यह दर्शाया गया है। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। यदि जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चित्र 9.11 चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। चित्र 9.12। यहाँ चित्र 9.11 में गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का प्रतिक्षेपण दिखाया गया है। बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल और गोली पर लगने वाला त्वरित बल को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 9.12 में नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर धकेलते हुए ये दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 9.4 दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने या क्रिया के कारण उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। यहाँ चित्र 9.13 में ये दिखाया गया है। अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरे गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा
क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। 9.6 संवेग संरक्षण। माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें ए तथा बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी है, तथा एक ही सरल रेख की दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः यू ए तथा यू बी से गति कर रही हैं। चित्र 9.14 ए तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना यू ए बड़ा है यू बी, दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र 9.14 बी में दर्शाया गया है। माना कि टक्कर का समय टी है। इस क्रम में गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है तथा गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और गेंद बी का वेग क्रमशः वी ए तथा वी बी है। चित्र 9.14 सी। चित्र 9.14 दो गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण को दिखाया गया है। एम ए यहाँ पर ये वी ए एम बी वी बी ये टक्कर के पश्चात दिखाया गया है। एम ए यू ए एम बी ये टक्कर से पहले दिखाया गया है। यहाँ पर ये यू बी है। ए और बी दोनों एफ बी ए और एफ ए बी ये दोनों बल दिखाए गए हैं। समीकरण 9.1 से गेंद ए का संवेग टकराने के पहले तथा बाद क्रमशः एम ए यू ए और एम ए वी ए होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर या एफ ए बी क्रिया टकराने के समय होगी। एम ए वी ए माइनस यू ए बटा टी। उसी तरह गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर या एफ बी ए प्रतिक्रिया टकराने के बाद एम बी वी बी माइनस यू बी बटा टी होगी। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा लगाया गया बल एफ बी ए एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए या एम ए वी ए माइनस यू ए बटा टी बराबर माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बटा टी। अतः एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। टकराने के पहले गेंदे ए और बी का कुल संवेग एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टकराने के बाद कुल संवेग एम ए वी ए एम बी पी बी है। समीकरण 9.7 से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप: एक बड़े आकार का गुब्बारा या बैलून लें तथा इसे पूरी तरह से हवा भरें। इसके मुख को धागे से बांधें। इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टेप की सहायता से चित्र 9.15 में दर्शाए अनुसार एक स्ट्रो या प्लास्टिक की पतली नली लगाएं। स्ट्रो के बीच से एक धागे को पार कराएं, जिसके दोनों सिरों को दीवार पर चित्रानुसार लगाएं। गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। स्ट्रो अथवा गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन करें। यहाँ चित्र 9.15 में गुब्बारा
यहाँ हवा, यहाँ स्ट्रो दिखाई गई है। क्रियाकलाप 9.6। अच्छे कांच की एक परख नली या टेस्ट ट्यूब लें तो इसमें थोड़ा पानी डालें। परख नली के मुख पर एक स्टॉप कॉर्क लगाएं। चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार अब परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करें जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित न हो जाए तथा कोरक बाहर न आ जाए। हम पाते हैं कि परख नली कोरक की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। यहाँ कोरक द्वारा प्रक्षेपित परख नली में वेगों के अंतर का भी अवलोकन करें। यहाँ चित्र 9.16 में यहाँ पर ये दिखाया गया है। उदाहरण 9.6। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। हल: गोली का द्रव्यमान m1 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम। पिस्टल का द्रव्यमान m2 बराबर 2 kg। गोली का प्रारंभिक वेग u1 तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 क्रमशः 0 है। अर्थात u1 माइनस u2 बराबर 0। गोली का अंतिम वेग v1 बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक चित्र 9.17 ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग v है। गोली छूटने से पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग बराबर 2 + 0.02 किलोग्राम इंटू 0 मीटर प्रति सेकंड बराबर 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर 0.02 किलोग्राम गुणा 150 मीटर प्रति सेकंड प्लस 2 kg इंटू v मीटर प्रति सेकंड बराबर 3 + 2 v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का कुल संवेग। 3 + 2v बराबर 0, v बराबर -5 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। यहाँ पर चित्र 9.17 पिस्टल का प्रतिक्षेपण प्रक्षेपण से पहले और प्रक्षेपण के पश्चात 150 मीटर प्रति सेकंड 20 ग्राम की एक गोली 2 kg इसका वजन है। उदाहरण 9.7। 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर चित्र 9.18 में लड़की गाड़ी पर कूदते हुए दिखाया गया है। ये गाड़ी है 3 किलोग्राम की और ये 40 किलोग्राम की लड़की है और ये इधर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। यहाँ पर ये इसका वेट हो गया है 43 kg। ये v वेग से यहाँ पर गति कर रही है, ये दिखाया गया है। लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग बराबर 40 kg गुणा 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस 3 kg गुणा 0 मीटर प्रति सेकंड बराबर 200 kg मीटर प्रति सेकंड है। माना कि लड़की की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी और लड़की का वेग v है। इस अवस्था में गाड़ी और लड़की का कुल संवेग बराबर 40 + 3 kg इंटू v मीटर प्रति सेकंड बराबर 43 v
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान होंगे। अर्थात 43 v बराबर 200, v बराबर 200 बटा 43 बराबर 4.65 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। चित्र 9.18। उदाहरण 9.8। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी एक दूसरे को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में था। जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है तथा वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत बल नगण्य है। हल। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा है। परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की ओर धनात्मक तथा दाएं से बाएं गति की ओर ऋणात्मक लेते हैं। चित्र 9.19। प्रतीक M तथा U दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशियों पर अधोलिखित संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम और द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाती हैं। अतः M1 60 kg, U1 5 मीटर प्रति सेकंड, M2 55 किलोग्राम, U2 -6 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग बराबर 60 kg इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस 55 किलोग्राम गुणा -6 मीटर प्रति सेकंड बराबर -30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। माना कि दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग। यहाँ चित्र 9.19 में दो हॉकी खिलाड़ियों की टक्कर। ए टक्कर से पहले, बी टक्कर के पश्चात। यहाँ ये 60 किलोग्राम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसका वजन 55 किलोग्राम है। ये 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यहाँ बी में ये टक्कर के पश्चात कुल वजन हो जाएगा 115 किलोग्राम और वेग हो जाएगा v। बराबर M1 M2 इंटू वी। 60 प्लस 55 किलोग्राम इंटू वी मीटर प्रति सेकंड 115 गुणा वी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले तथा बाद के संवेगों की समानता से v बराबर -30 बटा 115 बराबर 0.26 मीटर प्रति सेकंड। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होंगे। प्रश्न। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। दूसरा, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। तीसरा, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। चौथा, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है
और दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। संरक्षण का नियम। संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रयोगों द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं, लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हों, तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें